स्त्री के वर्गगत और जातिगत शोषण का चित्रण ठाकुर का कुआं में वर्णित घटनाक्रम में एक छोटा सा प्रसंग आता है, जिसमें गंगी पेड़ों के पीछे छिपकर ठाकुर के कुएं से एक घड़ा पानी लेने के लिए योग्य समय के इंतजार में है। इतने में वह देखती है कि दो स्त्रियां ठाकुर के कुएं पर चढ़कर पानी खींच रही थीं। वे आपस में स्त्री जाति के प्रति पुरुषों के अन्यायपूर्ण रवैये पर गुस्सा व्यक्त कर रही हैं। वे दोनों स्त्रियां बिना किसी डर के या हिचकिचाहट के कुएं पर चढ़कर पानी खींचने लगती हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि वे सवर्ण अर्थात इस सछूत अपवित्र नहीं हैं। उनके पूरा अधिकार है कि वे बेझिझक, बेरोक-टोक और अविरोध पानी लेने की हकदार हैं। उनकी शिकायत पुरुष प्रधान व्यवस्था से है, जिसमें उनकी स्थिति एक लौंडी अर्थात दासी या गुलाम की श्रेणी से बढ़कर नहीं है। एक स्त्री अपने गुस्से को अभिव्यक्त करती है। जब ताज़ा पानी पीने का मन किया तो बस हुक्म चला दिया कि पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। स्त्री इस प्रकार के रवैये से काफ़ी हद तक दुखी है, अपमानित भी महसूस करती है, लेकिन विरोध में कुछ कहने की कोशिश नहीं करती है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। स्त्री द्वारा कहा गया यह ईमानदार कथन संपूर्ण सछूत पुरुष वर्ग पर तीखी चोट है। जिस प्रकार मालिक अपने नौकर से दिए जाने वाले पारिश्रमिक यानी मजदूरी के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम लेना चाहता है, उसी प्रकार विवाह संस्था ने बहाल किया गया मालिकाना हक पुरुष अपने स्त्री पर दर्शाते हैं। सामंतवादी और पूंजीवादी मानसिकता यहाँ पूरी तरह से हावी है, जिससे दोहरे शोषण की शिकार स्त्री प्रतिरोध में सिवाय बड़बड़ाने के कुछ नहीं कर सकती। गुलाम जैसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर कथित स्पृश्य स्त्री जीवन की यह त्रासदी है। समाज, परिवार, परंपरा, धर्म व सत्ता के झूठे नीति मूल्यों ने उसके मस्तिष्क, अस्मिता और अधिकार को छीना है। स्त्री होने के कारण शोषण और आर्थिक शोषण के दोहरे मार को वह बराबर झेलती है। यही इस सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई है। प्रेमचंद ने इस प्रसंग को नाटकीय ढंग से कथानक में जोड़ा है, जिसके पीछे शायद उद्देश्य यही है कि गंगी के शोषण की तीव्रता को पाठक वर्ग समझ सके। गंगी अस्पृश्य वर्ग की स्त्री है और उसका कुएं को छूना भयंकर अपराध में शामिल है। यहाँ स्पृश्य स्त्रियों की और गंगी की स्थिति में जाति आधारित अधिकारों का फर्क है। गंगी इसलिए अपमान बोध, असुरक्षिता, अनिश्चितता, जातिगत उत्पीड़न की शिकार है। उसके इंसान होने को नकारात्मक, उसके मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि वह अछूत है। जाति व्यवस्था चूँकि जन्मना ही जाति तय करती है, इसलिए गंगी का अछूत होना भी तय हो गया है। अब गंगी को यह अधिकार नहीं कि वह स्पृश्य जातियों के साथ उठे बैठे, उनके घरों के अंदर प्रवेश करे, यानी पानी के स्रोतों को छुए, क्योंकि उसके छूने से प्रत्येक वस्तु अपवित्र हो जाएगी। वर्चस्ववादी की नज़र में तो अछूत जानवरों से भी निम्न है। अतः जहाँ जानवर पानी पी सकते हैं, उस स्रोत को अछूत छू भी नहीं सकते। धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों, पुराणों में इसी आधार पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। मनुस्मृति, जो कि धर्म का विधान मानी जाती है, में शूद्र और स्त्री को जन्म के साथ उसके अधिकार, व्यवहार और नीति मूल्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1921-22 में महात्मा गांधी भी जाति के जन्मना तय होने से सहमत थे। भारतवर्ष में उसे धार्मिक रूप दिया गया है। अन्य देशों में जहां जाति व्यवस्था की उपयोगिता नहीं समझी गई, वहां की सामाजिक व्यवस्था बिखरी अवस्था में है और इसी कमी के फलस्वरूप वे जाति व्यवस्था में होने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि भारत में वह मौजूद है। मेरे यही विचार हैं और मैं उनके विरुद्ध हूँ जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वाङ्मय में कहते हैं, जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है। गांधी जी के इस भ्रमित करने वाले तर्क का विरोध करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति प्रथा शासकों, शोषकों और सत्ताधारियों द्वारा निर्मित अर्थात मानव निर्मित कानूनी विधान है, जैसा वैज्ञानिक तर्क देकर कहा है। जाति व्यवस्था के पक्ष में श्री गांधी द्वारा दिया गया तर्क बहुत ही आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक रूप में असत्य है। जिसने मनुस्मृति पढ़ी है वह यह नहीं कह सकता है कि जाति प्रथा प्राकृतिक है। मनुस्मृति क्या कहती है, परंतु जिसे मनुस्मृति के विषय में
तनिक भी जानकारी है, जाति व्यवस्था को वह प्राकृतिक व्यवस्था नहीं मान सकता। मनुस्मृति में प्रकट होता है कि जाति विधान धर्म विशेष का कानूनी विधान है जिसे बलपूर्वक चलाया जाता है। आज तक यह जिन कारणों से बचा हुआ है वे हैं जनसाधारण को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रखना, जनसाधारण को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना, जनसाधारण को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखना। जाति प्रथा प्राकृतिक नहीं है, इसे शासकों ने शोषित पर थोपा है। हजारों वर्षों से चली आ रही छुआछूत की परंपरा ने अछूत वर्ग को न केवल मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित किया बल्कि इंसान के स्तर में भी नीचे गिरा दिया। इसी से ठाकुर का कुआं केवल दलित जीवन की स्थिति को बयान करने वाली एक घटना मात्र बनकर रह गई है। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है जो सामाजिक समानता स्थापना के संघर्षशील आंदोलन का रूप ले सकता है, लेकिन जाति भेद निर्मूलन के क्रांतिकारी दर्शन के अभाव में एक संवेदनशील कहानी विचार के स्तर पर बदलाव लाने में सफल नहीं हो सकी। गंगी का कुएं की जगत से कूदकर भागना संघर्ष करने की अपेक्षा उसके अथाह स्थिति में विश्वास होने और उसी की ओर लौटने का संकेत देती है। जोखू का वही गंदा मैला पानी पीना भी इसी मूढ़ता, जड़ता और पलायनवादी दृष्टि को स्पष्ट करता है। प्रेमचंद के ठाकुर का कुआं पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रभाव दिखाई नहीं देता। चावदार तालाब के मानव अधिकारों के संघर्ष का ऐतिहासिक महत्व है। हजारों वर्षों की गुलामी से मुक्ति के लिए उभरा यह वंचितों शोषितों का अस्मिता का स्वर था, जिसकी गूंज प्रेमचंद जैसे प्रगतिशील, संवेदनशील और सजग रचनाकार तक पहुँची नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अछूतों के इस प्रथम संघर्ष को कोई रचनाकार अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन गांधीवाद के प्रभाव ने रचनाकारों को अस्पृश्यता की समस्या को गांधीवादी दृष्टि से ही देखने पर मजबूर किया। इसीलिए ठाकुर का कुआं में जोखू और गंगी अपनी अस्मिता और मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखते, बल्कि जातिवादी प्रवृत्तियों के समक्ष समर्पण करते हुए दिखते हैं, क्योंकि गांधीवाद आदर्शवाद और समर्पण सिखाता है। जन्मना प्राप्त स्थिति को बिना विरोध पूर्व जन्म के कर्मफल के रूप में स्वीकार करते हुए भाग्य मानकर 3 कथित उच्च वर्गों की सेवा करने में जीवन की सफलता है जैसी सीख देता है। जोखू और गंगी जातिवादी कट्टर प्रवृत्तियों के आगे झुकते हुए अपनी अस्थायी स्थिति में ही लौटने पर मजबूर दिखाए गए हैं। गंगी कुछ समय के लिए जाति व्यवस्था और शोषण के विरोध में खड़े होने का धैर्य जुटा पाती है, लेकिन ठाकुर के रूप में दमनकारी जातिवादी सत्ता के रूप में खड़े हो देखकर पलायन करती है। यथा स्थिति में लौटकर जोखू और गंगी अस्पृश्यता की मार को झेलने के लिए विवश होते हैं। प्रेमचंद यदि गांधीवाद के स्थान पर अंबेडकरवाद को ग्रहण करते तो कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा ठाकुर का कुआं में हुआ है। गंगी को ठाकुर का डटकर विरोध करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए चित्रित किया गया होता और जोखू को गंदा मैला पानी पीते नहीं दिखाया गया होता। केवल समस्या का निर्देश करना मात्र ही अस्पृश्यता को समाप्त करने का कारगर उपाय नहीं है। इसे शायद प्रेमचंद ने गांधीवाद